ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर हमारा चल रहा था एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में लास्ट लॉन्ग सम्स जो है वो हमने करने स्टार्ट किए थे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 57 जो है इस वीडियो लेक्चर में मेरे को करवाना है आपको। इसका क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, एंड पूरा जो एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है मैंने वो पहले से ही बना दिया है। आपको ऑब्वियसली ये फॉर्मेट जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट 2 पेज का फॉर्मेट होता है ये पूरा। ठीक है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सब टाइम लगता है बनाने में। ओके, तो आपको एग्जाम में पहले ही बना देना है एंड उसके बाद जो सम है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, साइड में मैंने 2 अकाउंट्स पहले से ही कॉपी कर दिए, अगर कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा तो वो मैं इसमें बना दूंगा। चलो आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले मशीन की एडजस्टमेंट दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000 रुपीज। फिर नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। ठीक है, अब इस पे मशीन की एडजस्टमेंट आपको दी हुई है तो मैं मशीन का एक अकाउंट जो है वो पहले ही बना दूंगा। ठीक है, पहले मैं साइड में गया, यहाँ पे वर्किंग नोट्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डेबिट में लिखूंगा प्लस, क्रेडिट में मैं लिखूंगा माइनस। ठीक है, मशीन अकाउंट। अब इसका जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसका डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस, एंड क्रेडिट साइड पे आएगा इसका बैलेंस सी। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सी। अब यहाँ पे इसकी अमाउंट्स जो है वो बैलेंस शीट में दी हुई होगी। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल आपको दिया हुआ है। नोट्स में यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है नहीं। ठीक है, नोट्स में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। ठीक है, नोट्स में उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जितने भी हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हैं वो मशीन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मशीन है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 6,20,000 एंड 5,10,000। तो ये क्लोजिंग वैल्यू है 5 लाख, अपने ओपनिंग वैल्यू है 5,10,000 एंड क्लोजिंग वैल्यू है 6,20,000। इसके इफेक्ट्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओपनिंग में मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा 510। ठीक है, एंड क्लोजिंग में यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 6,20,000। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद 510 एंड 620। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है कि 40,000 की मशीन हमने 25,000 रुपीज में बेची है। ठीक है, 40,000 की मशीन 25,000 में बेची तो हमारा लॉस हो गया 15,000 का। ठीक है, वो लॉस का इफेक्ट मैं यहाँ पे करूंगा माइनस वाली साइड पे। यहाँ पे लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका जो लॉस है वो है 15,000 का। अच्छा, अब हमने यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने ये सेलिंग प्राइस है मशीन की, जो मशीन बेची, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने वो मशीन जो है वो 25,000 रुपीज में बेची। तो 25,000 में बेची तो 25,000 रुपीज मिलेंगे। 25,000 रुपीज मिलेंगे तो वो 25,000 जो है वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिट साइड पे। इसके इफेक्ट्स पे मैं आपको बताता हूँ, पर सबसे पहले एडजस्टमेंट पूरी सॉल्व कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था सेकंड एडजस्टमेंट में कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000, मतलब पूरे साल में डेप्रिसिएशन तो था वो 70,000 था, वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 75,000। इसके अलावा मैं चेक करूंगा, अभी 70,000 है। ओके, डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 70,000। अब मैं चेक करूंगा कि डेप्रिसिएशन या बिल्डिंग या मशीन का या कोई भी फिक्स्ड एसेट की और कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। ठीक है, थर्ड नहीं है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी नहीं। ठीक है, तो इतनी एडजस्टमेंट्स थी, मतलब अभी इसमें और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो अभी इसको टैली कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 7,30,000 एंड डेबिट साइड का टोटल है 5,10,000। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 7,30,000। ठीक है, 7,30,000 में से 5,10,000 जो है वो हम माइनस कर देंगे तो 2,20,000 आ रहा है। प्लस वाली साइड पे आ रहा है, प्लस वाली साइड पे आ रहा है, मतलब ये हमने मशीन जो है वो खरीदी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा मशीन परचेज 2,20,000। ठीक है, अब ये इसके जो इफेक्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है एंड जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, दोनों जो है वो प्लस हो गए। मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा एड डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी था 70,000। अब ये जो अमाउंट है 70,000 भले आउटर कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ, फिर एक साथ टोटल आउटर कॉलम में लिखूंगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन की जो अमाउंट थी वो थी 15,000। ठीक है, ये रही 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ये हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे दो और अमाउंट्स थी, बैंक वाली अमाउंट्स। ठीक है, ये मशीन हमने बेची 25,000 रुपीज में, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीन सोल्ड। ठीक है, मशीन सोल्ड की जो अमाउंट है वो है 25,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हमने जो मशीन परचेज की 2,20,000, मशीन परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीन परचेज एंड मशीन परचेज करेंगे तो पैसा जो है वो जाएगा हमारा 2,20,000 रुपीज। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री वैसे भी नहीं होती। इसके बाद आगे दूसरी एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड एडजस्टमेंट पे, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st December 2020 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जब प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको प्रीमियम की जो अमाउंट है वो भी इन्होंने दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स की जो अमाउंट है शेयर कैपिटल में दी हुई है। ठीक है, शेयर कैपिटल के नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो पहले अमाउंट थी वो थी 2 लाख एंड अभी जो अमाउंट हो गई है वो है 1 लाख। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्लियरली तो प्लीज टेक्स्ट बुक लेके बैठो। ये एग्जाम्पल नंबर 57 है। ठीक है, इसकी इमेज तो मैंने डाल दी है यहाँ पे, थोड़ी मैं एनलार्ज भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, पर अगर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन क्लियरली तो टेक्स्ट बुक लेके बैठना। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है पहले थी 2 लाख, अभी हो गई 1 लाख। मतलब 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम किए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको मैं ओके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, आउटफ्लो में जाएंगे। ठीक है, मैं आप लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो हमने रिडीम कर दी एंड उसकी अमाउंट है 2 लाख। ठीक है, 1 लाख के 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम कर दी। पहले थे 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास एंड उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 1 लाख रुपीज के। ठीक है, तो हमने 1 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए होंगे। फिर उसकी डेट भी आपको दी हुई है, प्रेफरेंस शेयर की जो डेट है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 31st December 2020। ठीक है, 31st December मतलब 31/12 को, यहाँ पे मैं डेट भी लिख देता हूँ 31/12/2020 को ये प्रेफरेंस शेयर जो है वो हमने रिडीम की। तो उस पर जो एक तरीके से डिविडेंड वगैरह है उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी होगी, पर सबसे पहले प्रीमियम की जो कैलकुलेशन है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्रीमियम में सबसे पहले लिखा हुआ है कि 5% का प्रीमियम आपको पे करना है। ठीक है, अब सिंपल है, इसको कैसे फाइंड करते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे वर्किंग नोट्स में, चलो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 1 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स हमने जो रिडीम किए उसका 5% होता है। ठीक है, उसमें डेट वगैरह नहीं होती है, आपने जितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए उस पर आपको पूरा इंटरेस्ट जो है सॉरी प्रीमियम जो है वो पे करना है। तो इसका 5,000 रुपीज जो है वो अमाउंट आएगा। ठीक है, अब ये 5,000 रुपीज जो है हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस है। सबसे पहले मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाऊंगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैं यहाँ पे लेस में लिखूंगा रिडम्पशन प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे आएगी इसकी अमाउंट -5000। अब नॉर्मली सारी एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं, पर इस एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट होगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो प्रेफरेंस शेयर है वो अदर करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है। इसकी अमाउंट पहले दी हुई है 10,000 एंड अभी इसकी अमाउंट हो गई है 5,000, मतलब 5,000 रुपीज जो है वो हमने पे किया। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर हमने राइट ऑफ किया। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होता कि प्रेफरेंस शेयर हमने जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो हमने राइट ऑफ भी किया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ शब्द यूज किया हुआ होता तो मैं उसको यहाँ पे ऐड करता। ठीक है, उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आता, रिडम्पशन ऑफ ऑन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि हमने राइट ऑफ किया है, पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो इस एडजस्टमेंट का सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, टिक कर दो। इस एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट की वजह से सम करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब तो इसमें इतना टिपिकल नहीं है, सिर्फ ये एडजस्टमेंट जो है वो न्यू है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है उस पर भी आ जाते हैं। क्वेश्चन में नीचे यहाँ पे सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड की एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एंड इंटरिम डिविडेंड एट 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ऑन 31 जनवरी। वापस से इसमें आपको डेट दी हुई है। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पे करने के टाइम पे डेट वगैरह का हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड भी हम पूरे साल का ही एक तरीके से देते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट पहले दी हुई थी 3 लाख, अभी दी हुई है 50,000, मतलब 50,000 बढ़ गई इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू। तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता हूँ, मैं यहाँ पे इनफ्लो में लिख देता हूँ इक्विटी शेयर इशूड। ठीक है, अमाउंट में यहाँ पे +50,000। अब यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड जो हमने पे किया, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पे, हम पूरे साल का पे करेंगे जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे साल की स्टार्टिंग में। ठीक है, एक तरीके से उस पे ही हम इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड पे होगा 3 लाख रुपीज पे, जो साल की स्टार्टिंग में था हमारे पास। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड 3 लाख का। क्वेश्चन में इसका परसेंटेज आपको इंटरिम डिविडेंड का कितना दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड का परसेंटेज आपको दिया हुआ है 15%। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड 3 लाख का 15% पूरे साल का। ठीक है, इसमें महीने वगैरह नहीं देखते। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 15/100, इसका आंसर आता है 45,000 रुपीज। ये 45,000 रुपीज इंटरिम डिविडेंड है। इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, इंटरिम डिविडेंड पेड में। यहाँ पे मैं माइनस में लिखूंगा 45,000। इसका जो दूसरा इफेक्ट है, जो हम इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड। ठीक है, इसकी अमाउंट यहाँ पे 45,000 जो है वो ऐड होगी। तो ये इसके भी इफेक्ट्स हो गए। उसके नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, dividend at 12% was proposed on preference shares for the year ended on 31st March 2021 on 1 lakh rupees for the year ended on 31st March 2020 on 2 lakh। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर का, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ठीक है, ठीक है, 12% जो है, सबसे पहले डिविडेंड जो है वो हम साल की स्टार्टिंग में जो हमारे पास साल की स्टार्टिंग में जो थे 2 लाख, उस पर हम प्रपोज करेंगे। एंड बाकी के एक तरीके से जो महीने हैं उस पर हम 1 लाख पे भी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है वो पे करेंगे। एक्चुअल में एडजस्टमेंट देने की जरूरत नहीं थी इन्हें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12% जो है वो 1 लाख पे एंड बाकी 2 लाख पे जो है वो भी पे होगा। तो एक्चुअल में इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद से पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर की यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे आपको डेट दी हुई है सबसे पहले 31 दिसंबर 2020। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब साल के स्टार्टिंग में सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स थे, साल के स्टार्टिंग में प्रेफरेंस शेयर्स थे 2 लाख रुपीज। ठीक है, 31/3/2020, मतलब साल की स्टार्टिंग को प्रेफरेंस शेयर्स जो थे वो हमारे पास थे 2 लाख रुपीज के। फिर डेट जो है वो आ गई 31/12/2020। अब 31 दिसंबर 2020 को हमने 1 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीम कर दिए।
ठीक है, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स गए, तो अब यहाँ पे 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स गए तो हमारे पास 3112 को 1 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स थे। ठीक है, तो ये 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास साल के एंड तक थे। ठीक है, अब साल का एंड हुआ 31/3/2021। ओके, तो अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको बताई हुई है, एक्चुअल में नहीं बतानी चाहिए मेरे हिसाब से, इनको बतानी नहीं चाहिए, इन्होंने यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लाख। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। सबसे पहले आप मंथ्स कैलकुलेट करोगे। आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो 12% का देना है। ठीक है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, वो यहाँ पे आपको बताया हुआ। जो प्रेफरेंस शेयर के साथ ये परसेंटेज दिया हुआ होता है, ये परसेंटेज डिविडेंड का ही होता है। ठीक है, तो 12% आपको डिविडेंड देना है पर महीने के हिसाब से। सबसे पहले हमारे पास 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे। ये 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कब तक थे, 31/12 तक थे। अब अगर आप मंथ्स काउंट करो, ठीक है, अब यहाँ पे आप 31/3 लिखो या 1/4 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो मंथ्स अगर आप काउंट करो तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये होते हैं 9 मंथ्स। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर, अगर लाइन बना लो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 9 मंथ्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 मंथ्स। ठीक है, और बाकी के जो महीने बच गए, मतलब 31/12 से लेकर 31/3/21, ऑब्वियसली उसमें 3 मंथ्स हो गए, मतलब 12 का महीना जो है वो खत्म हो गया, तो बाकी 1, 2 और 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 महीने होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मंथ्स होते हैं। अब डिविडेंड कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो 2 लाख रुपीज है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स, ये 2 लाख रुपीज पे 12% निकलेगा 9 महीने का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय 12/100। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 18,000 रुपीज। 18,000 डिविडेंड हम पे करेंगे जो हमारे पास साल के स्टार्टिंग में प्रेफरेंस शेयर्स थे उनके ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 12/100। अब बाकी के जो 1 लाख का हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे वो हमारे पास 3 महीने तक थे, तो उनपे 3 महीने का भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 12/100। इसका आंसर आता है 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज जो डिविडेंड है वो हम पे करेंगे बाकी की जो अमाउंट बच गई उसके ऊपर। ठीक है, अब टोटल जो डिविडेंड हमको पे करना है, ठीक है, टोटल डिविडेंड पेड वो ये आएगा 18,000 प्लस 3,000। ठीक है, तो 18,000 प्लस 3,000 ये होता है 21,000। तो 21,000 जो है वो हमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अब इसके दो इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, आउटफ्लो में। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पेड, यहाँ पे अमाउंट में आएगा -21,000। एंड इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एड में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे। ठीक है, यहाँ पे उसकी अमाउंट आएगी 21,000 रुपीज। ठीक है, तो वहां पे हमने माइनस किया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो चलो ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम। ओके, ये वाली एडजस्टमेंट रह गई हमारी। 50,000 के जो हमने जो 50,000 के न्यू इक्विटी शेयर्स इशू किए उस पर हमने प्रीमियम भी चार्ज किया। प्रीमियम चार्ज किया हमने 10%। ठीक है, तो उसमें वो अमाउंट भी मैं प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में हमेशा इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, 50,000 का 10% फिर 5,000 रुपीज होता है, तो 5,000 रुपीज जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करके अमाउंट लिखता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 50,000 प्लस 5,000 प्रीमियम। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आएगी यहाँ पे 55,000। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे प्लस, ये भी इसका भी इफेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एडजस्टमेंट जो है वो सारी कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट्स के बाद अभी सिर्फ जो मैच द फॉलोइंग देख के लिखने वाले पॉइंट्स है वो बाकी है।